Hello students, myself Vijetanand and I will teach you chemistry, the first chapter which is chemical reaction and equation. I come with a new topic, the new question based on NCERT, that is why should a magnesium ribbon be cleared before burning in air. कहने का मतलब ये है कि हम जो है एक अच्छा सा एनसीईआरटी, ये जो है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या है एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ठीक है, किसी भी चीज़ से सैंड पेपर से उसको मतलब साफ क्यों करना आवश्यक है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं उससे पहले हम उस रिबन को सैंड पेपर से क्यों साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीशियम रिबन कहने का मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम मेटल हुआ और हम जानते हैं मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है यानी मैग्नीशियम जो कि एक रिएक्टिव एलिमेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके, ठीक है, रिएक्शन करके ऑक्साइड और कार्बोनेट का लेयर जो है उस पर चढ़ जाता है। यानी मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ऑक्साइड और कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। अब हम जो है मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम प्योर नहीं है, ठीक है, उस पर कार्बोनेट और ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है। एक प्योर मैग्नीशियम ही अच्छे से जल पाएगा। ठीक है, तो अब कार्बोनेट और ऑक्साइड का जब लेयर उस पर चढ़ जाएगा तो वो अच्छा से जल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए उसके प्रोटेक्टिव लेयर मतलब ऊपर का जो लेयर होता है उस लेयर को हटाने के लिए जो है हमको सैंड पेपर से उसको पहले साफ कर लेना होता है और उसके बाद हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। ठीक है, ये जब तक ऑक्साइड और कार्बोनेट का लेयर उस पर रहेगा तब तक वो मैग्नीशियम रिबन अच्छे से नहीं जलेगा। ठीक है, ये था। ठीक है, अब मैं बात करूं मैग्नीशियम रिबन जो होता है जब जलता है तो वो डेजलिंग फ्लेम से जलता है। डेजलिंग फ्लेम कहने का मतलब बहुत अत्यधिक प्रकाश से जलता है। ठीक है, जब हम उसको जलाएंगे ना तो मैग्नीशियम रिबन जो है बहुत अत्यधिक एक्सट्रीमली हाई जो है फ्लेम से जलेगा। उसका लाइट का इंटेंसिटी जो होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, इसी के लिए एक प्रिकॉशन हमारे लिए यह होगा कि हम लोग जो है यह जो रिएक्शन हम कर रहे होते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाना, तो यह रिएक्शन जब कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का प्रिकॉशन हमको करना होगा। वो क्या है कि हम जो है स्पेक्टेकल्स का यूज करें। ठीक है, चश्मा लगा ले ताकि जो उसका लाइट का इंटेंसिटी है हमारे आँख को मतलब कुछ प्रभावित ना करे। ठीक है, कुछ इफेक्ट ना कर सके, कुछ नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, अब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे, ठीक है, तो इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। जब मैग्नीशियम जलेगा ऑक्सीजन में तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। ये इधर एक मैग्नीशियम इधर 2 लगाएंगे और इधर तो बैलेंस हो गया, एक यहाँ 2 लगाना होगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बैलेंस करना सिखाया था। ठीक है, आप उस मेथड से इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब जो ये MgO बचा ये जो है वाइट पाउडर होगा। ठीक है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, अब हम इस MgO इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका? बेसिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का और ये भी बेसिक नेचर का। जो भी चीज़ बेसिक नेचर का होता है वो क्या करता है कि वो करता है रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है।
इस बात को आप ध्यान रखें। रेड लिटमस पेपर क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कौन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो भी बेसिक नेचर का होगा वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ठीक है, ये होता है बेसिक नेचर का एक प्रॉपर्टी। जो भी सब्सटेंस बेसिक नेचर का है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है। अब देखिए कि हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था कि हम कैसे पता करेंगे कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं लेकर, तो हम कुछ बेसिस पे बता सकते हैं किसी पार्टिकुलर जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें कुछ चेंजिंग आता है। ठीक है, तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप देखिए, पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे से गैस निकलेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट निकलेगा, अवक्षेप निकलेगा। ठीक है, अब अगला है चेंज इन कलर। उसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। जिस सोल्यूशन का जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है उस पार्टिकुलर प्लेस का या कुछ सोल्यूशन का जो है कलर चेंज हो जाएगा। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। या तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अगला है चेंज इन स्टेट। उसका जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, उसका अवस्था चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड से गैस, इस तरह से। ठीक है, तो आइए हम पहला जो है एवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ते हैं। ठीक है, तो गैस की कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो यहां पे देखिए होता यह है कि गैस कैसे निकलेगा। जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना, ठीक है, सब मेटल नहीं एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यही जो गैस निकलता है ना, जहां पर भी गैस निकलेगा, जिस केमिकल रिएक्शन से गैस निकल रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, गैस की उत्पत्ति। जैसे मैं बात करूं, कोई एक एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यदि हम जिंक गार्नुअल्स लें और उसका रिएक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दे। ठीक है, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, मैं इसका चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में करूंगा। दैट इज कॉल्ड एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये देखिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ ना, तो जब भी कोई गैस का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग क्या समझेंगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात कर लूं, यहां तो हाइड्रोजन गैस से निकला। ठीक है, अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि हाँ यार हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो कलरलेस होता है। तो जहां से मान के चलिए हम इस बीकर लिए, यह एक बीकर है। ठीक है, यह एक बीकर है, इसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइल्यूट HCl है। मैंने क्या किया, इसमें जिंक गार्नुअल्स जो है पुट कर दिया, रख दिया इसमें, तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहां से जो बबल्स निकलेंगे, यहां से जो बबल्स का फॉर्मेशन होगा, और वही बबल्स क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही यहां से जो है निकलना शुरू करेगा हाइड्रोजन गैस, तो हम लोग जो है एक मैच स्टिक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, मैच स्टिक लगाएंगे मतलब माचिस जला के यहाँ पे रखेंगे, तो क्या होगा, पॉप साउंड से बुझ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड कहने का मतलब ये बीकर है, हाइड्रोजन गैस इधर से निकल रहा है। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जिंक गार्नुअल्स के साथ करवाएं तो क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो रहा है, हम कोई मैच स्टिक यहाँ पे लगाए तो हमारा जो मैच स्टिक का फ्लेम होगा वो पॉप साउंड से बुझ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी होता है। इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए जब जो है कोई भी मेटल कार्बोनेट यानी
Na2CO3, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, उसका रिएक्शन भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा ना, तो वो भी क्या फॉर्मेशन करेगा, वो भी साल्ट फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद फॉर्मेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इक्वेशन यदि बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लो, मैं आपको सिखा चुका हूँ किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी कोई गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि कभी भी यदि गैस का फॉर्मेशन होगा, एवोल्यूशन होगा, यानी उत्पत्ति होगा कोई भी गैस का, तो वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे। अब CO2 गैस का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि CO2 गैस का एक अच्छा सा प्रॉपर्टी, एक खास प्रॉपर्टी ये होता है कि CO2 गैस जो है ना, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। मिल्की, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो यह जो है एक प्रॉपर्टी होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या होगा, यदि हम ये रिएक्शन करवाएं कोई बीकर में और CO2 गैस जो निकल रहा है उस गैस को कलेक्ट करवा के और लाइम वाटर से जो है हम यदि रिएक्शन करवा देते हैं तो लाइम वाटर को वो मिल्की कर देगा। तो हम लोग समझ पाएंगे कि वह जो गैस था, जो सोडियम कार्बोनेट और से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन किया था तो उसमें जो गैस निकला था वो कौन गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रॉपर्टी होता है कि वह लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। अब देखिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो प्रेसिपिटेट भी बनता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है, तब भी हम समझ पाएंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं कि जब पोटासियम आयोडाइड रिएक्शन करेगा लीड नाइट्रेट से, ठीक है, तब जो है फॉर्मेशन होगा किसका, तब बनाएगा लीड आयोडाइड PbI2 और प्लस में पोटासियम नाइट्रेट। और ये देखिए आप, ये जो लीड नाइट्रेट है ये इसी का कलर है, इसका कलर है येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT। कहने का मतलब है जब पोटासियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा जो कि क्या है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और KNO3 भी बनाएगा बाय प्रोडक्ट में, वो क्या है, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब भी पोटासियम आयोडाइड रिएक्शन करेगा लीड नाइट्रेट के साथ तो येलो कलर का जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और साथ साथ पोटासियम नाइट्रेट फॉर्मेशन करता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि प्रेसिपिटेट जो होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जो है वह सॉल्यूबल नहीं हो सकता है, ठीक है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक का चर्चा करते हैं, वो है चेंज इन कलर। किसी भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो किसी भी सॉल्यूशन का जो है कलर चेंज हो जाए, पहले कुछ और कलर था और रिएक्शन के बाद कुछ और कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तब पर भी हम कह पाएंगे कि वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम एक केमिकल रिएक्शन इसी प्रकार के से लेते हैं जिसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम लेते हैं एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट यानी H2SO4। पोटासियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है K2Cr2O7 और इसमें जो है हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है पास करवाएंगे, तब यह बना देगा Cr2SO4 का होल 3 जिसे बोलते हैं क्रोमियम सल्फेट, ठीक है, और बनाएगा K2SO4 और प्लस में बनाएगा H2O, ठीक है। हमने रिएक्शन करवाया किससे, तो एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट में हमने सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही पास करवाए तो यह जो इसका एक्चुअल में पहले वाला कलर था वो था, इसका जो कलर था वो ऑरेंज कलर का था। कैसा था कलर, ऑरेंज कलर का था। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो उसमें पास करवाए तो वो पहले बना दिया क्रोमियम सल्फेट में, ठीक है, उसके बाद पोटासियम सल्फेट बना और वाटर बना। और ये जो होल सॉल्यूशन था, ये जो पूरा सॉल्यूशन था उसका कलर
किस चीज़ में चेंजिंग हो गया, उसका कलर जो है चेंज हो गया आपको ये ग्रीन कलर का। तो यहाँ आप देखिए पहले ऑरेंज कलर का था और बाद में जो है ग्रीन कलर का बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कलर में चेंजिंग आए, ठीक है, जब कोई पहले जो है रिएक्टेंट कोई और कलर का रहे और प्रोडक्ट जो बने वह कोई और कलर का हो जाए, तब भी हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, यह जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, कलर चेंजिंग हुआ है, यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए फिर भी हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ हो तब बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हीट। ठीक है, यहाँ पे हीट क्या होता है, निकलता है, प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, राइज किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्विक लैम्प। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं QUIC के क्विक लैम्प। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम। ठीक है, तो जब भी क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो स्लैक लाइम बनाएगा और प्लस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है इसको प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे देखिए यह हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है, यह हम लोग एक बीकर लेते हैं, यह एक बीकर हुआ। अब जो है इसमें जो है वाटर है फिल्ड। ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। जैसे ही हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे यानी क्विक लाइम डालेंगे, ठीक है, ये 2-3 टुकड़ा इसका पीस जो है कैल्शियम ऑक्साइड का डालेंगे तो वाटर से जो है रिएक्शन शुरू कर देगा। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना देगा, ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, ये क्या है, यह कैल्शियम ऑक्साइड था और ये क्या है, वाटर है। तो रिएक्शन होके जो है स्लैक लाइम बना देगा और हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जो हमारा ये बीकर था वो क्या होने लगा है, हॉट होने लगा है। ठीक है, गर्म होने लगा है हमारा बीकर। तो हम क्या समझ जाएंगे कि टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ है। जब भी टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होगा तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया है। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, हम लोग पिछले रिएक्शन में पढ़े थे कि हीट जो है क्या हुआ, इवॉल्व हो रहा था, हीट जो है इंक्रीज हो रहा था, हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा था। लेकिन अब जो हम एक रिएक्शन लेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि हीट जो है एब्जॉर्ब्ड हुआ है। ठीक है, हीट जो है एब्जॉर्ब्ड हुआ है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करवा देंगे तब ये बनाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस में अमोनिया गैस और प्लस में वाटर बनाएगा। और इस रिएक्शन में जो होता है ना, क्या होता है, हीट क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यह एक बीकर लेंगे। ठीक है, इसमें यदि बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसमें मान के चलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, और उसमें अमोनियम क्लोराइड भी मिला देंगे। उसमें जो है अमोनियम क्लोराइड यदि हम मिला देंगे तो हम लोग देखेंगे कि यह जो बीकर था हमारा, यह जो बीकर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा है, बहुत ठंडा होने लगा है, कोल्ड होने लगा है, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो है हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब्ड हुआ है। ठीक है, हमने पहले रिएक्शन जो लिया था उसमें हीट जो था इवॉल्व हो रहा था, हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा था क्योंकि हमारा बीकर जो है हॉट हो रहा था। लेकिन हम दूसरा जो एग्जाम्पल लिए उसमें क्या हो रहा था कि हमारा बीकर जो था वह धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, जिससे हम समझ गए यहाँ पर जो है हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब्ड हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले रिएक्शन में लिया तो हीट रिलीज हो रहा था, प्रोड्यूस्ड हो रहा था। अब दूसरे रिएक्शन में जो क्या हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रहा था। तो हम दो तरह का रिएक्शन यहाँ पे हम लोग पता कर लिए हैं। वो है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट के आधार पे, हीट एनर्जी के आधार पे दो तरह का रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक
इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो है इवॉल्व होता है, यानी हीट जो है प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी, हीट हो या किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो, वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हम इसका अभी चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो हमने बताया था सच रिएक्शन इन विच हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट या किसी भी प्रकार का जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से बता दूं, जैसे मैं एक बता दूं, रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि इस प्रोसेस में, रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, जब देखिए मैं इसका एक रिएक्शन लिख देता हूं, यह ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है टूटता है ऑक्सीजन के फॉर्म, ऑक्सीजन जब होता है तब टूटता है ग्लूकोज और बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O। इधर बैलेंस करना होगा, 6CO2 प्लस में जो है एनर्जी बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मैं बताया कि जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, तो वह जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, रिस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है। रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, ये सब केमिकल रिएक्शन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यही था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बाकी और भी बहुत सारे रिएक्शंस है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने रिसेंटली में ही एक एग्जांपल लिया था, वो क्या था, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या देता है, हमको हीट देता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है या किसी भी टाइप का एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, सच रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी is produced, absorbed। मतलब क्या, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट, ठीक है, हीट या किसी भी टाइप का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड होगा, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें सनलाइट जो होता है, सनलाइट का जो एनर्जी होता है, सनलाइट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होता है, तब ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसीलिए जो है, और हम लोग जानते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी टाइप का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होता है। तो कोई भी टाइप का एनर्जी यदि एब्जॉर्ब्ड होगा वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए, तो वो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी के लिए फोटोसिंथेसिस भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो मैं आपको वो इक्वेशन बता रहा हूं, केमिकल इक्वेशन। जब जो है 6CO2 प्लस 6H2O
जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन होगा, जब तक सनलाइट नहीं होगा तब तक ये केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकता है। इन द किस में होगा? CHLORO, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में होगा। तो बनाएगा क्या? ग्लूकोज बनाएगा, प्लस में 6O2 ऑक्सीजन जो है रिलीज करेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। 6CO2 प्लस 6H2O। अब यही देखिए, सनलाइट जो है यह एक प्रकार का एनर्जी है और यह क्या हुआ है? एब्जॉर्ब हुआ है, तब यह केमिकल रिएक्शन हो पाया है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है कि सनलाइट एनर्जी जो है, यानी लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुआ है। तो किसी भी रिएक्शन में यदि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, तो वो क्या कहलाता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब मैं एक और रिएक्शन का बात करूं, जब जो है नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तभी रिएक्शन करेगा जब वहां पे हम उसको हीट देंगे, ठीक है, एनर्जी देंगे, तब यह जो है हीट एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड होगा। यह हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होगा, तब जाके ये बनाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तब क्या बनाएगा? ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं CaCO3, ठीक है, इसमें जब हम जो है हीट देंगे, ये जो है डेल्टा साइन जो है हीट के लिए, यहाँ पे डेल्टा साइन हम लोग यूज किए, ये डेल्टा का साइन है, इसका मतलब है हम हीट दे रहे हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को में हीट देंगे, यानी हीट जो है एब्जॉर्ब होगा, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी प्रकार का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होता है, तो उसी रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हमने दो प्रकार का रिएक्शन पढ़ा हीट के बेसिस पे, एक में हीट जो था राइज हो रहा था, एक में हीट जो है एब्जॉर्ब्ड हो रहा था, ठीक है, ठीक है। एक था एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो है क्या हो रहा था? प्रोड्यूस्ड हो रहा था, और एक था इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था? हीट या किसी भी प्रकार का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है। ये था हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इसको इक्वेशन को बैलेंस क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने आपको सिखाया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो अब इसको बैलेंस कर लो ना। इधर 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, इधर तो बैलेंस है ही, ठीक है। तो जहाँ भी मैंने बैलेंस नहीं किया है तो वहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। हमको तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन समझाना था, इसी के लिए बैलेंसिंग से कोई यहाँ पे मतलब नहीं था, लेकिन आप जो जहाँ पे बैलेंस नहीं है वहाँ पे आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि चेंज इन स्टेट। जब कोई केमिकल रिएक्शन में किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, अवस्था चेंज हो जाता है, तब भी हम कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे आप वैक्स देखे होंगे, मोमबत्ती, कैंडल वैक्स, तो वो क्या होता है कि उसका जो है स्टेट्स जो है चेंज हो जाता है। कैसे? तो पहले हम उसको जलाते हैं तो वो पिघलना चालू होता है, मेल्ट होना चालू होता है, पिघलने के बाद फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो पहले सॉलिड में था, उसके बाद लिक्विड बना, उसके बाद गैस में बना। तो 3 तरह का जब अवस्था होगा तो वहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स, जब कैंडल वैक्स का कंबशन होगा, ठीक है, कंबशन करने का मतलब यह होता है कि कोई भी सब्सटेंस को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम उसको बर्न करते हैं, उसी को बोलते हैं कंबशन। तो कैंडल वैक्स जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है इनिशियली टू प्रोड्यूस मोल्टेन वैक्स। उसके बाद जो है वो पिघलने के बाद मोल्टेन वैक्स प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब मोल्टेन वैक्स जो पिघलता है, मोम आप देखे होंगे, वो बनाता है, और देन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। उसके बाद वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, उसके बाद जो है वाटर वेपर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पहले वो जो मोमबत्ती था सॉलिड में था, उसके बाद जो है इनिशियली किस में कन्वर्ट हो गया? तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी मोल्टेन स्टेट जो बना था वैक्स का। उसके बाद CO2 गैस में हो गया, यानी गैस में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि तीनों स्टेट्स में जो है यहाँ पे चेंजिंग हुआ है।
तो यदि यहाँ पे इस तरह का चेंजिंग होगा स्टेट्स में, तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वी कैन से दैट द चेंज इन स्टेट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जब अवस्था में चेंजिंग होगा वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे किसी भी इक्वेशन से कि वह किस स्टेट्स में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, या हम कैसे पता करेंगे कि वह जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है किस कंडीशन में हो रहा है, कितना जो है उसका प्रेशर में होगा, कितने प्रेशर में वो हो रहा है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कोई भी कैटलिस्ट उसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वही सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहला है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। यदि किसी भी केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट हम लोग डिनोट कर दे तो वो इंफॉर्मेटिव बन जाएगा, वो केमिकल इक्वेशन जो है इंफॉर्मेटिव होगा उसमें। और यदि हीट चेंजेस हम उसमें ऐड कर दे, उसको शो कर दे कि हाँ इस केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में जो है हीट जो है प्रोड्यूस्ड हुआ है कि हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ये भी हम उसमें यह भी जो है उसमें हम डिनोट करवा दें तो यह जो है इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव होगा। यदि हम उसमें कंडीशंस भी पुट कर दे, कंडीशन भी दिखा दे तो यह और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, CaCO3 को जब हम हीट देंगे, ठीक है, तब जो है ये बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम यह जो इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो है फिजिकल स्टेट हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट करवा दिए। तो यह जो इक्वेशन है थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो गया। इसमें हम हीट चेंजेस भी जो है डिनोट करवा दे तो यह जो इक्वेशन होगा और इंफॉर्मेटिव होगा। तो मैंने यहाँ पे हीट चेंजेस भी आपको यहाँ पे डिनोट करवा दिए हैं इस डेल्टा से। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब्ड होगा। तो यह जो है क्या होगा, यह जो इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना देता है। ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट, उसका जो है हीट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इंडिकेटिंग द कंडीशंस, ये सब चीज़ हम उसमें दिखा दें तो इक्वेशन जो है मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक और क्या तरीका होता है कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कर दे। वो ये है कि किसी भी इक्वेशन में हम उसका कंडीशन जो है शो करवा दे तो वह जो है कंप्लीटली पूरी तरीके से जो है क्या हो जाएगा, वह इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। कैसे, तो मैं एक इक्वेशन से आपको समझा रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन से। वो जब हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाएं तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, उसी कंडीशन पर ही यह रिएक्शन हो पाएगा। वो कंडीशन यह है कि जो वहाँ का जो जहाँ पे यह रिएक्शन करवा रहे हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक है प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह 300 atm होना चाहिए और उसके बाद टेम्परेचर भी 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग कैटलिस्ट का भी यूज करना होगा, हम लोगों को कैटलिस्ट का यूज करना होगा तभी जाके ये रिएक्शन हो पाएगा। और वो भी कैटलिस्ट कौन, तो जिंक ऑक्साइड प्लस में क्रोमियम ऑक्साइड, ये दोनों का मिक्सचर जो होता है उस तरह का कैटलिस्ट हमको यूज करना होगा तब जाके ये रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट देखिए मैं बता रहा हूँ, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। समझ गए, रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देंगे या तो डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, यही होता है कैटलिस्ट। अब ये बनेगा क्या, ये सारा कंडीशन रहना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशन जब होंगे तभी यह रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन को जब हम अप्लाई कर दिए, इंडिकेट कर दिए, तब जो है यह जो हमारा केमिकल इक्वेशन होगा
पूरी तरह से जो है इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, तब ये बनेगा। इस तरह से कंडीशन यदि होगा, पूरी तरह से कंडीशन यदि होगा, तब ये बनेगा CH3OH, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। ठीक है, ये मिथेनॉल बनेगा। यदि बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसका जो है फिजिकल स्टेट यदि इंडिकेट कर देते हैं, यदि उसका जो हीट चेंजेस, किस हीट क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है कि एब्जॉर्ब हुआ है, वो यदि शो करवा देते हैं तब, या उसका जो कंडीशन होता है, किस कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो कंडीशन भी वहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ यदि हम उसमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट कर देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। उससे हमको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि हाँ, वो जो सब्सटेंस था, वो जो रिएक्शन किया था, वो किस स्टेट में था, सॉलिड में था कि लिक्विड में था। ठीक है, तो इस तरह से जो है कोई भी इस तरह से जो है यदि हम कंडीशंस वगैरह, फिजिकल स्टेट्स वगैरह, हीट चेंजेस यदि किसी भी केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट कर देते हैं तो वह जो है केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव हो जाता है।